जय हिंद। आज हम देखेंगे जो भारत म्यांमार के बीच में सीमा अदला बदली हो रही है, जो जो बॉर्डर स्वैपिंग हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। और ये क्यों इतने चर्चा में बना हुआ है, और क्यों गोल्डन ट्रायंगल और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये सब लाइमलाइट में आ चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कौन से एरिया पे ये हो रहा है। तो देखिए, ये हमारा जो प्यारा भारत हो गया, और ये म्यांमार का हिस्सा हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य की सीमा लगती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मणिपुर वाला क्षेत्र है, मोस्टली इस जगह से ही बॉर्डर स्वैपिंग का काम चल रहा है। तो समझेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि ये करना पड़ रहा है। पर आप इसको याद रखिएगा कि म्यांमार से कौन कौन सी राज्य जो है हमारे सीमा टच करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य जो हैं ये सीमा टच करते हैं अपनी। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि हुआ क्या है, मतलब मोस्टली ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि इन दोनों के बीच बॉर्डर स्वैपिंग होने वाली है। तो 1.4 स्क्वायर माइल का एरिया है जिसकी एक्सचेंज की रिपोर्ट आई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बॉर्डर मैनेजमेंट जो एजेंसीज हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के एक चिंता जाहिर की है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और मणिपुर जो एरिया है जिसका बॉर्डर लग रहा है म्यांमार के साथ, उसके साथ भी बात चल रही है कि ये होना चाहिए। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो मणिपुर का एरिया है जो म्यांमार से बॉर्डर टच करता है, जो उसका चांदेल डिस्ट्रिक्ट है, चंदेल डिस्ट्रिक्ट मत करना, चांदेल डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका बॉर्डर पिलर नंबर 65 और बॉर्डर पिलर नंबर जो 68 है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको लेकर के मेनली बॉर्डर स्वैपिंग का काम चल रहा है। अब है क्या, तो आप इधर ये भी देख लीजिए कि जैसे अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सीमा लगती है, नागालैंड की 215, मणिपुर की 398 और मिजोरम की 510 किलोमीटर। कुल मिला के 1643 किलोमीटर की बाउंड्री जो है टच होती है मणिपुर, सॉरी, म्यांमार और भारत के बीच में। तो ये बॉर्डर स्वैपिंग में मोस्टली होता क्या है, देखिए, जैसे कि ऐसा जिगजैग एरिया है मान लीजिए। अब आप इसमें एक सीधी रेखा खींचेंगे अगर इस टाइप से, तो जो कुछ लोग इधर घर बनाए होंगे उनके कुछ इस एरिया में भी घर आ जाते होंगे। तो कुछ उनके रिश्तेदार जो मणिपुर वाले उनके म्यांमार में भी रहते होंगे, और म्यांमार वालों के मणिपुर में भी रहते होंगे। ऐसे में क्या होता है कि उनका आना जाना, ये जो एक्सचेंज है चलता रहता है। अब चाहे इकोनॉमिकल पर्पज से हो, सोशल पर्पज से हो, वो सब चलता रहता है। इस वजह से क्या होता है, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, इंसर्जेंट हैं, वो भी इसमें एंट्री ले लेते हैं। और उस एंट्री की वजह से क्या नुकसान होता है कि वहाँ के अराजक तत्व जो है यहाँ अराजकता फैला करके वापस वहाँ चले जाते हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पाते। तो इन सब वजहों की वजह से सब हो रहा है। तो जो चांदेल डिस्ट्रिक्ट है उसका बॉर्डर नंबर 65 और 68 के बीच का मेन मामला है। तो ये मणिपुर हो गया और इसका चांदेल डिस्ट्रिक्ट है, और ये इसका बॉर्डर लगता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब इसमें असल समस्या क्या है, तो ऐसा क्यों किया जा सकता है, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो मेनली क्या है, जो जो डिमार्केशन है, जैसे एक मार्केशन होता है कि ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, ऐसे ही जो मार्केशन है वो मार्केशन नहीं किया गया है, तो डिमार्केशन है अभी। और जो फेंसिंग है वो नहीं हुई है, और जो उसकी वजह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो नहीं हो पा रही है। तो डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? अ बॉर्डर और लाइन दैट सेपरेट टू थिंग्स, जैसे रेड क्लिफ है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब भारत म्यांमार सीमा अदला बदली में होगा क्या, देखिए, ये क्यों इतना ज़्यादा पीछे पड़े हैं इसके, क्योंकि अनरिजॉल्व बाउंड्री है पहली बात। तो उस अनरिजॉल्व बाउंड्री की वजह से डिमार्केशन की समस्या है। डिमार्केशन नहीं है तो फेंसिंग नहीं हो पा रही है, फेंसिंग नहीं हो पा रही तो बॉर्डर सिक्योरिटी का कंसर्न बना हुआ है। तो पहले बाउंड्री तय की जाएगी, उसके बाद फिर बाउंड्री पिलर्स और डिमार्केशन किया जाएगा, उसके बाद फेंसिंग कर दी जाएगी, और उसके बाद इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट किया जाएगा। तो वहाँ पे असम राइफल्स या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी को भी तैनाती की जाएगी। तो भारत सरकार लंबे समय से भारत म्यांमार सीमा को ज़्यादा सिक्योर कराने की कोशिश में काम कर रही थी। फरवरी 2024 में सरकार ने 1643 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग लगाने का निर्णय घोषित किया था। साथ ही बॉर्डर पर सर्विलेंस और पेट्रोल ट्रैक को मजबूत करने की बात कही गई थी। लेकिन जहां सीमा की एग्जैक्ट अलाइनमेंट रिजॉल्व हो वहां फेंसिंग करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब जहां पे एग्जैक्टली सीमा डिसाइडेड नहीं है, क्षेत्र डिसाइडेड नहीं है, वहां पे फेंसिंग कैसे करेंगे? फिर वो जमीनी विवाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? तो 2021 में म्यांमार क्राइसिस हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री कू होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ गई थी, और क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न स्टैब्लिश हो गया था। अब यह मुद्दा अभी भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वही 2021 के बाद म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया। उसके बाद बढ़ी राजनीतिक और सुरक्षा स्थिरता ने भारत के लिए सीमा की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस बना दी। मतलब क्या होता था, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता था,
इससे क्या होता था, इलीगल इमिग्रेंट जो है इंडिया आ जाते थे, फिर वो इंसर्जेंसी पैदा करते थे। उसके बाद स्मगलिंग और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स भी होते थे। जैसे कुछ लोग वहाँ के इधर आ गए और वो क्या कर रहे हैं कि ये गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया है, इधर आकर के क्या बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं। फिर रिफ्यूजी मूवमेंट हो रहा है। जैसे म्यांमार में बहुत सारे बौद्धिस्ट रहते हैं और नॉन बौद्धिस्ट रहते हैं। तो जो बौद्धिस्ट मेजोरिटी में रहते हैं, तो वो जो नॉन बौद्धिस्ट हैं उनको परेशान करते हैं, तो वो फिर इस एरिया में आ जाते हैं। और मणिपुर में सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक कंसर्न तो है ही, नागा का, मैती का, कुकीज का, वो सब चल ही रहा है। तो ये सब एक कंसर्न बना हुआ है, इसलिए मणिपुर में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर क्या हुआ था कि 2024 में एफएमआर को भी बंद कर दिया गया था, फ्री मूवमेंट रिजीम जो था उसको बंद कर दिया गया था। अब ये 16 किलोमीटर का जो एरिया था उस पर एफएमआर होता था, फ्री मूवमेंट रिजीम चलता था। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपने गाना सुना होगा कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो जो बाउंड्री है, क्या ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है। अब आप जैसे एक बाउंड्री खिंच जाए, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता ना कि कोई पंछी है वो उसके लिए भी बाउंड्री खिंच गई, वो तो उड़ के उस ओर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे ही उनके जो रिश्तेदारी बनी हुई है, सोशल रिलेशंस बने हुए हैं, उस बाउंड्री खिंच जाने के बाद खत्म नहीं हो जाएंगे, वो तो बने ही रहेंगे। इमोशंस पे बाउंड्री तो नहीं खिंचेगी। तो एफएमआर में क्या था इस फ्री मूवमेंट रिजीम में, कि सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ जनजातीय समुदायों को सीमा पार आने जाने की अनुमति थी, भले वो इंटरनेशनल बॉर्डर था। तो सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लिए ऐसा लागू था कि 16 किलोमीटर तक इधर अंदर जा सकते हैं और 16 किलोमीटर तक इधर। ऐसा नहीं कि म्यांमार से घुस के सीधे दिल्ली ही चले जाएं, ऐसा नहीं। सिर्फ 16 किलोमीटर तक के एरिया के लिए था वो। और ऐसा बॉर्डर से एक पास दिया जाता था बॉर्डर में। और निर्धारित अवधि तक रहने की व्यवस्था थी कि जैसे उन्होंने बोला कि हम शादी के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, एक टाइम डिसाइड होगा, उतने दिन के अंदर उनको वापस आना होगा। तो जो सीमा पार आवागमन था उसकी पुरानी व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई थी। तो ये भी एक इशू था कि अब अगर ये एफएमआर को बंद कर दिया गया है, तो अब अगर बॉर्डर अगर फेंसिंग नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो फिर आएंगे जाएंगे कैसे। तो एक अगर फेंसिंग हो जाएगी, फिर सिक्योरिटी बैठेगी, सिक्योरिटी जब बैठेगी तो उससे परमिशन लेके आना जाना होगा। ये सब चीजें इसमें एक वजह बन रही थी। तो आंतरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना भी जो है एक बड़ा कारण थी, जिस वजह से एफएमआर को बंद कर दिया गया। तो एफएमआर जो फ्री मूवमेंट रिजीम बंद हुआ, वो भी एक बड़ा एक कारण बन रहा है किसके लिए, बॉर्डर स्वैपिंग के लिए। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो जो मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब एक COCOMI ऑर्गेनाइजेशन है मणिपुर का, उसका ऐसा कहना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेटेड कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। इसका कहना है कि अगर सीमा विवाद सुलझाना है तो जमीन का एडजस्टमेंट किया जाता है, तो इसका असर मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा मान लीजिए मणिपुर का मान लीजिए एरिया कितना है, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर मान लेते हैं। तो जब वो बॉर्डर स्वैपिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं कि मणिपुर के पास 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बचे और 500 स्क्वायर किलोमीटर कम हो जाए। होना ये चाहिए कि भारत की ओर से अगर जमीन एक्सचेंज हो रही है, तो बदले में म्यांमार की ओर से भी कुछ मिलना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर जमीन वहां दे रहे हैं, तो वहां से इधर भी मिलनी चाहिए, जैसा कि इसका कहना COCOMI का। अब इसमें भारत ने क्या अभी जमीन दे दी है? नहीं, भारत ने जमीन नहीं दी थी, अभी इसमें कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसमें अभी सिर्फ बातें चल रही हैं। और बॉर्डर स्वैपिंग को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, ये सभी बात कर रहे हैं मणिपुर से। तो ऐसा कभी पहले हुआ है क्या कि किसी और कंट्री के साथ ऐसा बॉर्डर स्वैपिंग हुआ हो? तो आपको याद होगा कि 2011 में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लेकर के 2015 में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 100वां। और उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के बीच में क्या हुआ था, बॉर्डर स्वैपिंग हुई थी। क्योंकि जो आप देखते होंगे रीजन है कौन, सुंदरवन डेल्टा वाला या और दूसरे वाले, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एरिया डूब रहे हैं। तो उसकी वजह से पानी की वजह से, जैसे पानी अपनी कभी कभी सीमा पार कर देता है, तो कुछ एरिया जो बांग्लादेश के, कभी बांग्लादेश में थे कभी वो इंडिया में आ जाते हैं, कभी इंडिया में थे तो बांग्लादेश में आ जाते हैं डूबने के बाद। तो उनकी प्रॉपर तरीके से बॉर्डर स्वैपिंग स्वैपिंग कर दी गई। और स्वैपिंग से ये हुआ कि अब एक ऐसा एरिया बन चुका है कि अब ये प्रॉपर इंडिया में है और ये प्रॉपर बांग्लादेश में। तो ऐसा बांग्लादेश के साथ हो चुका है 2011 में। फिर उसके बाद भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न से महत्वपूर्ण है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है, और जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और साउथ ईस्ट कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे इसमें महत्व है इसके। जैसे आप देखिए, पहला महत्व आप देखेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए मतलब ये है कि जो ईस्ट में, साउथ ईस्ट जो कंट्री हैं, जैसे कि आपका लाओस, कंबोडिया, म्यांमार स्वयं हो गया, और जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहे। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो जैसे म्यांमार है, तो जो नेबरहुड है, मतलब जैसे इंडिया के साथ आपका नेपाल बॉर्डर बना रहा है, यहाँ पे भूटान बॉर्डर बना रहा है, यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर बना रहा है,
इधर म्यांमार बॉर्डर बना रहा। तो इन सबको प्रायोरिटाइज करना है, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। तो इन सबको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले हम अपने पड़ोसी को प्रायोरिटाइज देंगे, उसके बाद फिर अन्य देशों को। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और तीसरा ये था कि जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मिजोरम और ये मणिपुर और ऐसे म्यांमार से होते हुए पूरा जो म्यांमार का सितवे बंदरगाह है वहां तक जाएगा। इसके थ्रू क्या था, पूरा कंबोडिया, लाओस, इन सबको भी एक रोड के थ्रू, टेरेन के थ्रू कवर करना था। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अच्छा से चलता रहा, इसलिए भी ये किया गया। साथ ही में जो आप देख रहे होंगे मणिपुर में मैती, कुकी और नागास के बीच में जो एक टसल चल रहा है, तो उस इंसर्जेंसी को भी कम करने के लिए ये एक बहुत अच्छा रहेगा बॉर्डर स्वैपिंग। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने देखा। और ये जो आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये कैसे होगा, ये यहाँ से मिजोरम से और ये मणिपुर और ऐसे फिर म्यांमार होते हुए ये सितवे बंदरगाह यहाँ आएगा, और जो कलकत्ता वाला जो बंदरगाह है इसको जोड़ेगा। तो ये यहाँ से भी कनेक्टिविटी रहेगी और इधर से भी कनेक्टिविटी रहेगी, कभी अगर बांग्लादेश कुछ ऐसा नाटक करता है तो ये तमाम चीज़ें थी। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा इशू बनता है गोल्डन ट्रायंगल। तो आप देखते हो कि गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार आता है, आपका थाईलैंड आता है और लाओस आता है। ये ओपीएम के लिए जो अफीम होता है उसकी जो क्या बोलते हैं स्मगलिंग होती है। जैसे गोल्डन क्रिसेंट है, तो गोल्डन क्रिसेंट कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस वाले एरिया में। तो इधर से ये वाला एरिया प्रभावित होता है, और म्यांमार और लाओस और थाईलैंड इन सब की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो प्रभावित होता है। तो मणिपुर से एंट्री हो जाती है, इन सब चीज़ों की, ड्रग्स की स्मगलिंग हो जाती है। तो इसको भी क्या करना है, खत्म करना है। इन सब वजहों से क्या कहते हैं, जो बॉर्डर स्वैपिंग है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि बाउंड्री सेटलमेंट करना है हमें या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का संतुलन करना है। तो देखिए, हमें शांतिपूर्ण समाधान भी निकालना है, सीमा विवादों का अंत भी करना है, एक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट भी लाना है, और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही में राष्ट्रीय संप्रभुता की भी रक्षा करनी है, सीमा सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, और आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता लानी है, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो संतुलित दृष्टिकोण ही स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास की कुंजी है। इस तरीके से जो ये हमारा बॉर्डर स्वैपिंग वाला टॉपिक है ये मैंने कवर किया है। आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा, और जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जो डिटेल हैं कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल होता है ये क्या है, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये आपके काम आएगा। इसका आप एमएलटी बना सकते हैं शॉर्टकट, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। फिर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो कितने राज्यों से गुजरेगा, कितना लंबा उसमें हाईवे बनेगा, ये सब चीज़ें इसमें है। फिर उसके बाद नागा, जो मणिपुर में इंसर्जेंसी चल रही है, तो मैती, कुकीज़, नागा उसमें इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी कि कौन कौन सी यहाँ पे जातीयता रहती है या फिर जनजाति रहती हैं। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी। और बॉर्डर स्वैपिंग बांग्लादेश के साथ भी हो चुकी है 2015 में, जिसके लिए 100वां संविधान संशोधन आया था। इसके बाद फिर हमने देखा था कि क्या भारत ने जमीन दे दी, तो नहीं, अभी जमीन नहीं दी है, अभी सिर्फ बात चल रही है। और मणिपुर के एक जो संगठन है उसने आपत्ति जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने देखी इसमें। तो आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। पर ये चल क्यों नहीं रहा है रुक जाना, बंद मत करना अभी। ठीक है, तो इसके जो मैंने, ये बोर्ड चल नहीं रहा अभी, तो जो मैंने आपको इसके पहले बताया आप उसको एक दो बार देख लीजिएगा। और बॉर्डर स्वैपिंग वाला टॉपिक ये आपको कैसा लगा, आप इसके लिए यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।